हेलो दोस्तों, नमस्कार। वी आर टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं विनय कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक और महत्वपूर्ण क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लास में हमने सी टेट के एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित प्रश्नों को देखा था, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हमने स्पेशल कुछ ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करने की प्रयास किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन प्रश्नों को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है दो प्रकार की गतियां करती है। एक को कहते हैं हम लोग घूर्णन गति और दूसरे को कहते हैं परिघूर्णन या परिभ्रमण गति। जो पृथ्वी जो है अपने 24 घंटे में अक्ष पर जब घूमती है तो उस गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, और जब 365 दिन में चक्कर लगाती है तो उस गति को हम लोग परिघूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं। तो अब आइए प्रश्न को देखते हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, मौसम में अचानक बदलाव आएगा, या पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पहले आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ने के बाद अपना आंसर बताइए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये घूर्णन के कारण दिन और रात का होना यहाँ पर दिखाया गया है। पहले पृथ्वी को सही तरीके से समझते हैं कि उसका झुकाव क्या है, इसका कोण कैसे बनाती है। पृथ्वी को इस तरीके से आप देखिए कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है वो कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। पहला प्रश्न तो यहीं से बहुत बार पूछा गया है सीटेट में कि कितने अंश का कोण बनाती है। और अगर वो झुकाव की बात करें अपने अक्ष पर जो है तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये वाली रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ये रेखा विषुवत रेखा है और ये रेखा जो है कर्क रेखा है। अब स्थिति इसको समझ लीजिए, इस चित्र को देखिए यहाँ पर जो है जो पृथ्वी है वो घूर्णन कैसे करती है, इस तरीके से करती है, यानी कि जो इसकी दिशा रहती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी घड़ी के दिशा के विपरीत इस तरीके से घूमती है। अब ये सूर्य है, सूर्य की स्थिति है और ये सूर्य से यहाँ से सूर्य की किरणें प्रकाश जा रहा है। देखिए, अगर घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? कि एक ही स्थिति में हमेशा दिन बना रहेगा और एक ही स्थिति में दूसरी स्थिति में हमेशा रात बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में जीवन संभव होगा? यानी कि जो सूर्य के सामने वाला हिस्सा होगा वो हमेशा प्रकाशमय होगा और यहाँ पर तापमान गर्म रहेगा, और जो पीछे का हिस्सा होगा वहाँ पर तापमान ठंडा होगा और हमेशा अंधेरा बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या जीवन संभव हो पाएगा? तो ऐसी स्थिति में जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा इसका होगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण बस्तियां, मुख्यतः ग्रामीण बस्तियों की बात की गई है, मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों, घने वनों एवं अत्यधिक जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कैसी? सघन, केंद्रित, प्रकीर्ण और रेखीय। बताइए कि कैसी बस्तियां जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखिए, आप क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उसका जो चैप्टर है वो मानवीय पर्यावरण, बस्तियां एवं परिवहन एवं संचार। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां, गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ऐसी बस्ती को हम लोग ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। दो चित्र यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है सघन बस्ती का। सघन बस्ती का मतलब जहां पर जो घर हैं वो बहुत नजदीक बने हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक घर दूसरे घर से जुड़ा हुआ है और बहुत नजदीक बना है। दूसरा है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब विखंडित, जो दूर बने हुए हैं। तो पहाड़ी इलाके हैं जो, तो देखिए एक घर यहाँ बना हुआ है, दूसरा घर यहाँ बना हुआ है, फिर तीसरे घर यहाँ पर बने हुए हैं। इस तरीके से ये काफी दूर पर बने हुए हैं। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, घने वन तथा अत्यधिक जलवायु वाले क्षेत्रों में जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो कैसी पाई जाती हैं।
तो उसका जो आंसर होगा वो बस्तियां पाई जाती हैं प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं, यानी कि वो विखंडित होती हैं, वो दूर दूर होती हैं। कहां पर? पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। यहां पर स्थल मंडल के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि चारों ही कथन इतने सटीक दिए हुए हैं कि शायद इनको अलग कर पाना अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो काफी मुश्किल हो जाएगा। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह पृथ्वी की नरम परपटी या नरम ऊपरी सतह स्तर है। दूसरा कह रहा है यह चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला समधरातल होता है। यह हमें वन पशुओं को चराने के लिए घास स्थल, कृषि तथा मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। अब 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको लग रहे होंगे कि ये चारों बातें सही हैं, पर इसमें से 3 बातें बिल्कुल गलत हैं, केवल एक ही बात सही है। पहला, यह पृथ्वी की नरम परत, नरम परपटी और नरम ऊपरी स्तर होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। ऊपरी स्तर तो है लेकिन नरम नहीं होता है, यहां पर होता है कठोर, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। दूसरा, यह चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है, यहां पर यह भी बात जो है गलत हो जाएगी। मिट्टी की मोटी परत नहीं बल्कि पतली परत से ढका होता है। यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला समधरातल होता है, यहां पर जो इसने समधरातल कर दिया, ऐसा नहीं है, यह विषम धरातल है, क्योंकि कहीं पर पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं पर पहाड़ हैं। ठीक है, यह हमें वन पशुओं को चराने के लिए घास स्थल, कृषि तथा मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, यह बात एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आप जो है क्लास 7 की ही एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वहां पर चारों प्रश्न ध्यान से देखिए, चारों के उत्तर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? पृथ्वी की ठोस परपटी, यह कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, यानी स्थल मंडल कैसा होता है? कठोर। विकल्प में क्या दिया था? विकल्प में आप देख लीजिए, विकल्प में दे रहा है कि जो है नरम, इसलिए मैंने कहा ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है, यह बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? यह चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और यहां पर तीसरा जो विकल्प है, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी तथा जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है, ना कि समधरातल। तो इसलिए चौथा विकल्प क्यों सही हो जाएगा? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो 4 होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है, यानी भूगोल को किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? क्या विश्व के महासागरीय बेसिन, इनको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? जिब्राल्टर जलसंधि, इसको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? या दिल्ली का वायुमंडल, या जुलाई माह में वर्षा, कि कितनी जुलाई माह में कितनी वर्षा हुई, कहां पर ज्यादा हुई, कहां पर कम हुई, इसको तो विश्व के महासागरीय बेसिन, इनको निश्चित रूप से जो है मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। जिब्राल्टर जलसंधि, इसको भी मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली के वायुमंडल को मानचित्र पर चित्रित नहीं किया जा सकता है, और इसको भी चित्रित किया जा सकता है। तो ए, बी और डी इसका जो आंसर होगा ये विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, क्या ये बात सही है कि गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है? ठीक है, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है। दूसरा कह रहा है कि गर्म वायु सघन होती है। सही विकल्पों का चयन करें। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। करेक्ट आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा विकल्प, ए सही है और आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम इसको जानते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर उठती है, ठंडी हवा हमेशा नीचे रहती है, और गर्म वायु सघन नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पर सघन का मतलब जो उसके कण हैं वो नजदीक नजदीक हों। तो जो जब वायु गर्म हो जाती है तो उसके कण क्या हो जाते हैं? दूर दूर
हो जाते हैं। इसको आपको इस प्रश्न से व्याख्या से समझ लीजिए कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, यानी जैसी जैसी वायु गर्म हो जाएगी तो वैसे वैसे हल्की हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी। ठंडी वायु सघन होती है। कैसी होती है? जो वायु ठंडी वायु है वो सघन होती है। यहां पर क्या दिया है कि गर्म वायु सघन होती है, इसलिए आर एफ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है? और भारी होती है इसलिए यह नीचे रह जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा तीसरा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जो है विश्व की 1/4 विद्युत उत्पादन किस साधन द्वारा होता है? विश्व की 1/4 विद्युत उत्पादन किस साधन द्वारा होता है? ऊष्मीय शक्ति, जल विद्युत शक्ति, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब ये क्लास 8th में आप जाएंगे, क्लास 8 की जो संसाधन की किताब है वहां पर इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। देखिए इसको समझ लीजिए, जल विद्युत, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा जल विद्युत शक्ति। अब इसकी व्याख्या समझ लीजिए कैसे होगा कि जल विद्युत बांधों में वर्षा जल तथा नदी जल ऊंचाइयों से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से एक पाइप के द्वारा जल बांध के नीचे एक टरबाइन लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो एक बांध बनाया गया है, बांध में यहाँ पर ये जल भंडारण किया गया है और इस जल को यहाँ से छोड़ा जाता है और यहाँ पर ये टरबाइन लगा हुआ है। ये टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन के बाद यहाँ ये टरबाइन जो है यहाँ जनरेटर से कनेक्टेड रहता है और जनरेटर जो है ये इस तरीके से बिजली के तार लगे हुए हैं और बाकी पानी जो है ये धीरे जो है इसके बाद निकल जाता है। अब आगे क्या कहता है? कहता है कि जो है विद्युत उत्पादन के बाद जल को बहा दिया जाता है। इसका उपयोग कृषि में किया जाता है, यानी जो बाकी जो पानी रहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। और यहां से बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा हुआ है कि विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है और जो है ये बिल्कुल यहां पर ये लाइन लिख दी गई है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो जल विद्युत शक्ति हो जाएगा। अब ऊष्मीय शक्ति के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में और नाभिकीय शक्तियों के बारे में आपको एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक से पढ़ लेना है। आगे अब हम अगली सीरीज जो है वो एनसीईआरटी की ही सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करा दें 6th 7th 8th की, और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और फिर आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 40 के 40 क्वेश्चन पूरे आपके वहां से सही हो जाएंगे और जो 20 क्वेश्चन होंगे एसएसटी के पेडागोजी के उनको मैं अलग से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ये 3 बातें दी हुई हैं। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह उगती है। उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इस भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती, इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 4 फसलें दी हुई हैं, धान, जूट, मक्का और गेहूं, यानी कि ये चारों बातें किस फसल के बारे में सही हैं? तो ये जो चारों बातें हैं वो जूट के बारे में सही हैं। बाकी आपको धान के बारे में, मक्का के बारे में और गेहूं के बारे में एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पिट्सबर्ग एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा कथन कह रहा है कि पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला खान मिनीसोटा से आता था। 2 बातें आपको ध्यान से पढ़नी है। अगर आपने दोनों बातों को समझ लिया तो आप इस प्रश्न का सही आंसर कर पाएंगे। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर कीजिए। चलिए प्रश्न का व्याख्या देखते हैं कहां पर है। पिट्सबर्ग के बारे में दिया है, यह संयुक्त राज्य का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत, सही हो जाएगा कि पिट्सबर्ग एक संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा,
कह रहा है कि पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लौह खदानों से प्राप्त होता था। यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न को देखिए कि कोयला मिनेसोटा से आता था और लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दोनों बात उल्टी लिख दी गई है। मिनेसोटा से कौन चीज थी प्रचुर मात्रा में? लौह अयस्क। तो ये दूसरा विकल्प एकदम गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए सत्य है और आर असत्य है। इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, बहुत एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं और कहां कहां से प्रश्न बनेंगे वो हम लोग आगे जैसे जैसे वीडियो आप देखेंगे वैसे वैसे कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से सड़क परिवहन को परिवहन के साधन के रूप में कौन सा कथन गलत है? यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम है, विशेषकर कम दूरी में। सड़क परिवहन के बारे में बात की जा रही है और सड़क परिवहन के साधन के रूप में कौन सा कथन कह रहा है? गलत है। गलत वाले को सिलेक्ट करना है। तो पहला विकल्प कह रहा है कि यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम है, विशेषकर जब कम दूरी के लिए हो। दूसरा कह रहा है सड़कें जो भूमिगत बनाई जाती हैं उन्हें उपमार्ग यानी सबवे अंडरपास कहा जाता है। तीसरा, मैदानी भूभाग में सड़कों का घना जाल पाया जाता है। और चौथा, सड़क मार्ग का उपयोग भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन है। 4 विकल्प आपको दिए हैं, चारों में से गलत के बारे में आपको बताना है। मेरे हिसाब से तो पहला विकल्प एकदम बिल्कुल सही है, दूसरा भी विकल्प सही है और मैदानी भागों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तीसरा विकल्प भी सही है। मेरे हिसाब से चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि कह रहा है कि सड़क मार्ग का उपयोग भारी सामान को लंबी दूरी ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन है। ये बात एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सड़क मार्ग परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग के बारे में कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं, यानी कि अगर दूरी कम है तो सबसे उपयोग सड़क मार्ग होगा। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। चित्र जो है आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो 7.6 एवं 7.7 दो चित्रों को देखिए तो समझ में आ जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग में से एक है और भूमिगत सड़कों को भूमि मार्ग या सबवे कहते हैं, ये बात भी सही है। यानी कि 3 विकल्प इसके सही है और जो चौथा विकल्प है ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है इस प्रश्न को आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य आने वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। दूसरा, दोपहर का सूर्य कर्क रेखा के अतिरिक्त अन्य किसी अक्षांश पर ऊर्ध्वाधर रूप से कभी नहीं चमकता। सही विकल्पों का चयन करिए। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है तथा परंतु आर सत्य है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और कमेंट में यह भी बताइए कि एनसीईआरटी की किस बुक से इसका आंसर दिया हुआ है। तो आज हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको कैसे 130 प्लस स्कोर करेंगे। तो आपको सबसे जो महत्वपूर्ण पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट में 60 में से 50 से 55 नंबर ले आते हैं तो आपका स्कोर निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। अभी हम लोग सीडीपी की भी आगे क्लास कंप्लीट करेंगे, तो सीडीपी में भी आपके कम से कम 25 से 28 मार्क्स वहां भी आएंगे। हिंदी में इसी तरीके से 25 से 28 मार्क्स ले आएंगे और लैंग्वेज दूसरी जो आप लेते हैं संस्कृत या इंग्लिश, उसमें भी अगर आप 20 नंबर या 25 नंबर ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो स्कोर होगा वो 130 प्लस जा सकता है। अगर आपने सही रणनीति बनाई, समय प्रबंधन उचित रखा और जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल को सही तरीके से देखा, समझा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आने वाले हर वीडियो को पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और किताबों को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।